नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र आइए इस चैनल पर। आज हम उच्च न्यायालय की चर्चा करेंगे और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्विक रिवीजन रहेगा, जल्दी जल्दी कर लीजिए। उच्च न्यायालय का गठन, फिर उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, वेतन एवं भत्ते, कार्यकाल, पदमुक्ति, शपथ, न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इस तरीके से आप राइट हैंड तरफ से भी कर सकते हैं, जैसे गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसके बाद उनकी योग्यता, फिर शपथ, पदमुक्ति, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते, न्यायाधीशों का स्थानांतरण और उच्च न्यायालय। राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज कर लीजिए, एंटी क्लॉक। हमने क्लॉकवाइज किया है और क्लॉकवाइज उसके बाद हमने डेटा सेट किया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इतिहास जानते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संदर्भ में इतिहास के कुछ तथ्यों की हम जानकारी हासिल करेंगे। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 2 जनवरी सन 1936 की भारत सरकार अधिनियम जो था, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर भारत सरकार अधिनियम तो 1935 था। जी नहीं, एक 1936 पे भी आया था। तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 2 जनवरी सन 1936 की भारत सरकार अधिनियम जो है आपका 1915, 1919 सुना है और 1935 सुना है, तो 1919 1915, एक 1909 था। तो 1909 के बीच और 1919 बीच बीच में ये संशोधन वाले अधिनियम आते रहते थे। तो उसी अधिनियम में से एक था भारत सरकार अधिनियम 1915। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको ये नहीं मानिए कि कोई गलती है। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 2 जनवरी सन 1936 को, सन बता दी मैंने, 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत जारी लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस व बरार प्रांत हेतु नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार निहित किया गया था। ठीक है, यहां पर बात हो गई। 3 पॉइंट हो गया। 2 जनवरी 1936 भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत जो जारी लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस व बरार जो था, जहां पर ही ब्रिटिश भारत का अधीनस्थ था, जहां पर वो शासन करते थे, वो नागपुर उसकी राजधानी थी, वहां उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और क्षेत्राधिकार की उसका निहित किया गया। अब हम आते हैं उच्च न्यायालय के बारे में एक दो और जानकारियां लेके। जैसे भारतीय संविधान के भाग 6 का अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। 214 से 231 तक किया गया है। अनुच्छेद 232, आपका दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अनुच्छेद 232 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा क्या किया गया है? निरस्त किया गया है, मतलब रिपील कर दिया गया है, मतलब उसको खत्म कर दिया गया है। अब अपन बात करेंगे उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 16 उच्च न्यायालयों का गठन में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर क्या करेगा? नियुक्त करेगा। या ये सॉरी, यहाँ पर अनुच्छेद गलत लिखा है, अनुच्छेद 16 नहीं होगा वो, है ना? अनुच्छेद 16 नहीं होगा वो, अनुच्छेद 216 होगा। वो 2 मिसिंग है, आप लोग 2 उसको इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि पूरा उच्च न्यायालय का आर्टिकल ही आप जानते हैं 214 से 231 होगा। अनुच्छेद 16 में तो लोक सेवक के लिए प्रावधान किया है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से यदि वो लोक सेवा में जाना चाहता है तो किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी के अंतर्गत आप जानते हैं सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 16 आ गया। अनुच्छेद 216 ये मिस्टेकन है, आप लोग उसको सुधार लीजिए, माइनर मिस्टेक है, आप समझ जाएंगे। अब अपन बात करेंगे गठन अनुच्छेद 216 में हो गया। अब अनुच्छेद 224 क्या कहता है? अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। यदि आवश्यकता है तो अतिरिक्त न्यायाधीश या कार्यवाहक न्यायाधीशों को भी लिया जा सकता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है परमिशन फिर से दे दी है कि न्यायालयों में ये अतिरिक्त कर सकते हैं। लेकिन नोट मैंने नीचे लिखा है, देखिए, संविधान की इस बात का उल्लेख नहीं है। संविधान में क्या इस बात का उल्लेख नहीं है? विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी,
संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी। मतलब ये संविधान में नहीं कहा गया है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, कुल टोटल संख्या क्या होगी, ये उल्लेखित नहीं है। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि इतने होना चाहिए। जैसे वर्तमान में 30 है, फिर उसमें बढ़ा के भी 35 कर दिए गए, तो इतने हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट वाले में अपन देखेंगे, तो ये उच्च न्यायालयों के लिए ये चीज नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त जज जोड़ दिए जाए जहां पर केस बहुत सारे पेंडिंग में हैं, और अब राष्ट्रपति जो है उनको अपॉइंट करेंगे। अनुच्छेद 217 की बात कर ले। अनुच्छेद 216 में गठन है, तो अनुच्छेद 217 में क्या होगी, योग्यताएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आप चार्ट देख लीजिए जो मैंने एक बार बनाया था एंटी क्लॉकवाइज, आप देख लीजिए। न्यायाधीशों, पहले तो उच्च न्यायालय का गठन 216, न्यायाधीशों की नियुक्ति 217, फिर इसी क्रम में चल जाएगा न्यायाधीशों की योग्यता। ठीक है, तो 217(2) में क्या कहा गया है? 217(2) में कहा गया है कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। योग्यता के लिए क्या हो, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। पहली शर्त यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायिक पद पर धारण रहा हो, सत्र न्यायाधीश रहा हो, इस तरीके का उसका अनुभव हो, धारण कर चुका हो, और कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का, 10 वर्षों तक कम से कम किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय नहीं तो कम से कम 2 न्यायालय, जैसे मान लीजिए इंदौर का भी रहा हो, फिर ग्वालियर का भी रहा हो, ऐसे खंडपीठों का भी वो रहा हो, तो भी वो अधिवक्ता रहा हो 10 वर्षों से अधिक, तो भी वो जो है न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। चलिए, अनुच्छेद 217 योग्यताएं की बात अनुच्छेद 17(2) में कही, योग्यताओं की बात अनुच्छेद 217 के 2 में कही गई, और न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अनुसार है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से परामर्श करने के पश्चात होती है। राष्ट्रपति से परामर्स करने के बाद होती है। किससे परामर्श होता है? पहला देखें, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा राष्ट्रपति। कर्ता कौन है? नियुक्ति राष्ट्रपति की। परामर्श किससे करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की यहां पर बात हो रही है। इसके बाद संबंधित राज्य के राज्यपाल से, जिस राज्य में से नियुक्त होना उसके राज्यपाल से ही परामर्श होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, कोई अतिरिक्त न्यायाधीश है, वो अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा। यदि वो चीफ जस्टिस नहीं है, सॉरी, यदि वो उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है और अतिरिक्त है, तो फिर मुख्य न्यायाधीश से ही पूछा जाएगा। और यदि मुख्य न्यायाधीश की ही नियुक्ति हो रही है तो सिर्फ मुख्य न्यायाधीश से भारत के पूछा जाएगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से पूछा जाएगा। इसमें मैंने नोट दिया है, इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बनेगा। वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर विचार करने हेतु न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ पर विचार करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो अपॉइंटमेंट है, तथा स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफर से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए। ये मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, जरा इसको हम देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल, जिसको आप कॉलेजियम बोलते हैं, कॉलेजियम सिस्टम करता है। राष्ट्रपति आम सहमति के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार नियुक्ति करता है। कॉलेजियम सिस्टम आपको पता होगा, एक 99 संविधान संशोधन हुआ था भारत सरकार में, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम में यह नियम बनाया गया था कि इसमें कानून मंत्री भी होगा या प्रधानमंत्री भी होगा, जिसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने
नल और वाइड मतलब शून्य घोषित कर दिया उस कानून को। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं दे सकती और इसमें ना ही कानून मंत्री की जरूरत है ना ही प्रधानमंत्री की जरूरत है। न्यायपालिका अलग व्यवस्था, यहाँ पर कोई भी विधायिका का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हम अपने कॉलेजियम सिस्टम को ऐसे ही चलाएंगे और उसमें कोई और चेंजेस करना होगा तो हम अपने लेवल पर कर लेंगे। तो देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जैसे सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका जो नेक्स्ट जस्टिस बनना है तो वहां पर ही जो वो लोग होते हैं जो मेन न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश और दो और सीनियर वकील मिलकर तय कर लेते हैं कि हमारे बाद अब सीनियर कौन है और उसको अपन जो है इसमें आगे बढ़ा देंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति इनकी आम सहमति के आधार पर उनको क्या करता है, उनको शपथ दिला देता है। तो ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये 1998 से कॉलेजियम सिस्टम आया, तो याद रखना। और 99 संविधान संशोधन जो कॉलेजियम सिस्टम में सरकार चेंज करना चाह रही थी, जिसमें कानून मंत्री को डाल रही थी, उसको भी उन्होंने 99 संविधान संशोधन को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। नल और वाइड घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया और वहां तक शून्य घोषित कर दिया, मतलब जहां से किसी भी रूप से जो है वो नहीं कर सकती। आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, किसी भी संविधान संशोधन का वो रिव्यू कर सकती है और रिव्यू में क्या कर सकती है, उसे वो सुधार के लिए भी बोल सकती है, इसको शून्य घोषित कर सकती है। तो किया उन्होंने। तो दो प्रश्न बन गए। कॉलेजियम सिस्टम कब आया? 1998 में आया। 99 संविधान संशोधन में कॉलेजियम सिस्टम में सरकार चेंज करना चाह रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और 99 संविधान संशोधन शून्य घोषित किया। पहली बार इतिहास में हुआ। ठीक है, इस पर चर्चा ज्यादा हुई नहीं मीडिया में, तो आप लोग को पता ही नहीं, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बनेगा। अब न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष न्यायाधीशों द्वारा शपथ ली जाती है। राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष न्यायाधीशों द्वारा शपथ ली जाती है। किसके? हाई कोर्ट के जजों की। भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, सम्यक आचरण और श्रद्धा पूर्वक अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेश से भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना पद के कर्तव्यों का पालन करना। ठीक है, सम्यक आचरण हो और श्रद्धापूर्वक अपनी योग्यता हो, ज्ञान और जो बोलते हैं ना व्यवस्था से, ज्ञान और विवेक से भय, बिना पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना कर्तव्यों का पालन करना है। ठीक है, यह एक शब्द थोड़ा इसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, बाद में आप लोग देख लेना है भाई क्या शब्द है ये, है ना। ये ज्ञान और विवेक से भय है ना, ज्ञान और विवेक से भय हो सकता है। पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना पद के कर्तव्यों का पालन करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। संविधान और विधि की क्या मर्यादा बनाए रखना, ये मयादी लिख गया हो, मर्यादा है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ में मूल संविधान में भारत की प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्ण रखूंगा प्रावधान नहीं था। शेष शपथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के समान थी। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ थी, तो जो मूल संविधान था, जो मूल संविधान लिखा गया था जिसमें 395 आर्टिकल थे, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, ये जो लाइन थी, फिर से बता रहा हूं, भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा प्रावधान नहीं था। शेष शपथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के समान थी। जो बाकी शपथ थी वो सर्वोच्च न्यायालयों के समान थी। तो मूल संविधान में ये चीज नहीं थी, ये बाद में आपकी ऐड की गई है। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझाव पर 16वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। मन में प्रश्न आएगा इसे जोड़ा कब गया, तो 16वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझाव पर 16वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। तो ये दोनों आखिरी के पॉइंट आपके यहां पर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। से या सुनो, कार्यकाल की बात करेंगे तो न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है, यह प्रश्न एमपीपीएससी में आ चुका है एमपीपीएससी में यह प्रश्न। तो याद रखेंगे कि अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक है। इससे पहले वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजकर मुक्त हो सकता है। नोट देखें, यहां पर लिखा है मैंने, न्यायाधीशों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि न्यूनतम क्या आयु होगी। मैक्सिमम तो बता दी,
न्यूनतम क्या होगी? जैसे आप मध्य प्रदेश आयोग में अधिकारी बनना चाहते हो तो मैक्सिमम आयु क्या है मध्य प्रदेश की? 62 वर्ष एक सरकारी कर्मचारी की अभी की नहीं है, से या सुनो। तो न्यूनतम क्या है? न्यूनतम 21 है, उसमें लिखा रहता है यदि अब किस साल के ऊपर हैं और ग्रेजुएट हैं तो ही आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, से या सुनो। इसी प्रकार हाई कोर्ट के जज की क्या न्यूनतम आयु होगी, इसकी चर्चा है। तो इसकी चर्चा में अपन चर्चा कर लेते हैं कि न्यायाधीश की न्यूनतम आयु का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, परंतु न्यायपालिका की आंतरिक और औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब वह 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उल्लेख नहीं है, लेकिन नियम और परंपरा, औपचारिक परंपरा प्रक्रिया के अनुसार 45 वर्ष से प्लस के व्यक्ति को हम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। न्यायाधीशों की आयु से संबंधित किसी प्रश्न का निराकरण भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यदि आयु से संबंधित कोई मामला आता है तो इस प्रश्न का निराकरण भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है। यदि 44 वर्ष की आयु की किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का बनाना है तो इसके लिए आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जो है उस सलाह पर काम करेगा। ठीक है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि से संबंधित कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि से संबंधित कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। यह नहीं डिसाइड होगा कि 50 वर्ष में बन गया तो कितने वर्ष तक रहेगा। यदि 60 में बना तो 2 साल चलेगा, लेकिन ये नहीं है कि कितने साल वो जो है हाई कोर्ट का जज रह सकता है, इसका भी उल्लेख नहीं है। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर, यदि वो हाई कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है और उसकी नियुक्ति यदि सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर, या उसके किसी दूसरे उच्च न्यायालय में, यदि मध्य प्रदेश में हो, चला गया आप कहां, पटना, चला गया कहां, वो आपके बिलासपुर, किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ देता है। वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 221 के अनुसार संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते, छुट्टी व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करते आर्टिकल 221। इनमें न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। अपवाद है वित्तीय आपातकाल। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो 2.5 लाख रुपए प्रति माह है एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपए प्रति माह निश्चित किया गया है। ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने अंतिम महीने की वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में दिए जाती है। यही साथ में अभी जो नया आया है वो उनके लिए नियम हुआ। अब हम बात कर लेंगे न्यायाधीशों के स्थानांतरण, ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है, से या नो। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किससे पूछ के करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछ के एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय कर सकता है। ये बात किस में कही है? 222 में कही गई है। न्यायाधीशों से संबंधित राष्ट्रपति संदर्भ 1998 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करेगा। वही 1998 क्या है यहाँ पर? न्यायाधीश ये वही है, कॉलेजियम सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल। सर्वोच्च न्यायाधीशों से संबंधित जो राष्ट्रपति संदर्भ है उसमें राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल, जिसको कॉलेजियम आप बोलते हैं। किसी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है उसके मुख्य न्यायाधीश से, न्यायाधीश को जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है उसके मुख्य न्यायाधीश से। कहानी समझ गए कि नहीं समझे? फिर समझा देते। यदि ट्रांसफर होना है, मान लीजिए जबलपुर अपने हाई कोर्ट के जज हैं, उनका ट्रांसफर बिलासपुर होना है, पटना होना है, या आपके कहां होना है बताइए? दिल्ली करना है, दिल्ली में तो भी हाई कोर्ट है, कहीं भी करना है तो उसके लिए कितने लोगों की सलाह राष्ट्रपति लेगा? पहला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल होगा, इसको कॉलेजियम बोलते हैं।
इसके अलावा जिस उच्च न्यायालय की न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है, मतलब मध्य प्रदेश से करना, तो उसके मुख्य न्यायाधीश से पूछोगे कि हम ये वाला जज भेज रहे हैं पटना। फिर पटना वाले मुख्य न्यायाधीश से भी पूछो उच्च न्यायालय से कि भैया ये व्यक्ति हम यहाँ पर भेज रहे हैं, तो इन सबकी सलाह से ऐसे ट्रांसफर होगा, साधारणता नहीं होता है। न्यायाधीशों की मुक्ति की बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद निम्न तरीकों से रिक्त हो सकता है। कैसे हो सकता है? 62 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाए, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे, किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर देने पर, साबित कदाचार या असमर्थता का दोषी पाए जाने पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। विशेष बहुमत मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी से, इंडिविजुअली एक एक, कहां से एक एक क्या, लोकसभा राज्यसभा से मिलकर संसद बनी है ना, हाँ, तो एक एक हाउस से इंडिविजुअली पर्टिकुलरली 2/3 बहुमत से जब आप करेंगे तो वो जाएगा। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की क्या है? प्रक्रिया है। से या सुनो। नोट, अभी तक 2 बार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चली है। श्री सौमित्र सेन एक, श्री पीडी दिनाकरन, यहां पर एक अंगी की बित्ती है, पीडी दिनाकरन है उनका नाम, दिनाकर नहीं, क्या नाम है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, दिनाकर नाम है उनका। श्री पीडी दिनाकर, महाभियोग से पहले दोनों ने ही अपना क्या है, त्याग पत्र दे दिया था, श्री सौमित्र सेन और श्री पीडी दिनाकर। उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 229 के तहत संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। आप जिस हाई कोर्ट के जज होंगे वहीं की राज्य सरकार आपको पैसा देगी। ये बात किस में कही गई है? 229 में कही गई। अनुच्छेद 121, ये 214 के अंतर्गत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 114 में है ना, तो यहां देखिए 21 में क्या किया गया। अनुच्छेद 121 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जाएगी कि ये वाला हाई कोर्ट गलत फैसला दिया है, वो वाला सुप्रीम कोर्ट गलत, इसकी चर्चा संसद में नहीं होगी, होगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? संविधान के अनुच्छेद 220 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के में वकालत नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल यदि रिटायर्ड होने के बाद वो या तो सर्वोच्च न्यायालय में तथा उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त भारत के किसी भी न्यायालय अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते हैं। केवल 2 ही ऑप्शन उनके पास। अनुच्छेद 229 में है के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सकेगा। न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा सब निर्धारित करने का अधिकार भी मुख्य न्यायाधीश को है। क्लियर क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ये जज के हाथ में अधिकार है। फिर है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जो कार्यकारी होता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये बात किसमें कही गई? आर्टिकल 223 में कही गई। आर्टिकल 224 में क्या कहा है? आर्टिकल 224 में अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 224 का में क्या कहा गया है? में प्रावधान है कि किसी भूतपूर्व न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है जो रिटायर्ड हो गया। यह अनुच्छेद 224 का में है। याद रखें, ये जो डायग्राम आपके सामने आ रहा है इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार तथा शक्तियां, अपीलीय अधिकारिता, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्तियां, अभिलेख न्यायालय की शक्ति, रिट अधिकारिता और मूल अधिकारिता। मूल या आरंभिक अधिकारिता की हम बात करेंगे। यहां से प्रश्न एमपीपीएससी में आ चुका है। मूल या आरंभिक अधिकारिता, ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं जब, कौन से मामले सीधे हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो? पहला,
नागरिकों के यदि मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले हैं, यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो सीधे आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। नंबर 2, अधीनस्थ न्यायालय में यदि, जो नीचे आपके हैं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे आप बोलते हैं सामान्यतः, अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। यदि कोई वहां पर विधि का सारवान प्रश्न है, निहित है उसमें, तो उस प्रश्न की व्याख्या कौन करेगा? उच्च न्यायालय। तो वो कहां चला जाएगा? केस कहां ट्रांसफर हो जाएगा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जैसे कलकत्ता है, बंबई है, मद्रास है, दिल्ली है के पास उच्च राशि के सिविल मामलों के संदर्भ में भी मूल अधिकारिता है। ठीक है। नंबर 4 है राजस्व से जुड़े मामले। राजस्व से जुड़े मामले भी सीधे आप जो है हाईकोर्ट ले जा सकते हैं। संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले, संसद सदस्य तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में यदि कोई गड़बड़ी हुई है, हेरा फेरी हुई है, तो वो मामले भी आप कहां ले जा सकते हैं? सीधे डायरेक्ट हाईकोर्ट ले जा सकते हैं। अब रिट की बात करेंगे। रिट के मामले में आप जानते हो ज्यादा पावर है किसके पास? हाईकोर्ट के पास। पहला पॉइंट, उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारी की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश अधिकार प्रेक्षा, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, फिर अधिकार प्रेक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण 5 नाम की रिट जारी की जाती हैं। उच्च न्यायालय को अपने भूभाग के निवासियों, बंदी प्रक्षण आप जानते हो कि यदि आपको जेल में रख दिया और ये नहीं बताया जा रहा है कि क्यों आपको जेल में रखा गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप साशरीर अपनी प्रस्तुत करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं, हाई कोर्ट में रख सकते हो, आपको साशरीर प्रस्तुत करेगा। परम आदेश वही है, ठीक है, कि हम राज्य सरकार को आदेश देंगे कि भैया ये आपको नदी साफ करना है, यहाँ लोगों के लिए बेसिक सुविधाएं देना है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? लाइट, बिजली, सड़क, प्रदूषण, ये सब पे फंड बोल सकता है वो। अधिकार परीक्षा ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी शासकीय नौकरी, किसी भी ऐसे पद पर है और जिसको लगता है कि ये गड़बड़ तरीके से है, और उस पर हाईकोर्ट पूछ सकता है कि भैया आप ये जॉब कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, इसको कैसे आपकी नियुक्ति हो, कौन से नियम के तहत हुई है। यदि वो गलत नियमों के तहत या फर्जी डॉक्यूमेंटों को तुरंत लगा के पहुंचा है तो तुरंत वो अधिकार पे चाहिए उसको निलंबित किया जाएगा। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिटेड मतलब कुछ चीजों का प्रतिषेध करना है, यही है। उत्प्रेषण क्राइटेरिया जो है वो भी आप जानते ही है। वो सब अपन रिटों पर चर्चा बाद में करेंगे, अभी अपन उच्च न्यायालय की चर्चा करते हैं। अलग से पूछेगा अपन बता देंगे। उच्च न्यायालय को अपने भूभाग के निवासियों के अतिरिक्त उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है जिन्होंने विधि विरुद्ध कोई कार्य संबंधित उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर राज्य में किया। कोई फॉरेन व्यक्ति आपके राज्य में रहता है और उसने भी विधि का उल्लंघन किया है, कोई चोरी की है, तो उस पर भी जो है वो करेगा। ऐसा नहीं कि आप अमेरिका के नागरिक हो तो चोरी डकैती करने पर आप पर केस नहीं होगा। यह आर्टिकल 226 में रिट जारी करने की पावर है। उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक रूप में क्या है? व्यापक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कोई निर्देश नहीं देता है, लेकिन हाई कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है कि आपको यहाँ के नागरिकों के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या आप कर सकते हैं। संघ उच्च न्यायालयों के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के अतिरिक्त अन्य अधिकारी को रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ये उच्च न्यायालयों के पक्ष में एक एडवांटेज है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार जिस रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी क्या कर सकता है। उच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का भी अधिकार है। यह मूल अधिकारों की भी रक्षा करता है और अधिकारों के लिए उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाएं, जैसे आप PIL भी बोलते हैं, गलत लिखा हो, PPL नहीं है, PIL है, इसका फुल फॉर्म आ चुका है ना, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन इसे बोलते हैं। अपीलीय न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। इसमें संबंधित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई की जाती है। इसके अंतर्गत दीवाने और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। आपराधिक मामलों में न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में क्या है से निर्धारित होती है, जो कि अब BNS सब बन गया, आप जानते ही। सिविल मामले और आपराधिक मामलों में अंतर की एक सूची बना दी है यहाँ पर। पहला आप देख लीजिए पॉइंट, यदि कोई मामला जिला न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है तथा विषय वस्तु का मूल संबद्ध अधिनियम में निर्दिष्ट राशि से अधिक है तो पहली अपील सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सूत्र न्यायालय के निर्णय में किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास का दंडादेश दिया गया है तो उसके विरुद्ध वो कहाँ जा सकता है?
हाई कोर्ट जा सकता है। वे केस, जहां कैप लिखा हो केस है, CASE केस, वे वाद जिनमें अधीनस्थ न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध किसी जिला न्यायालय स्तर पर पहली अपील की जा चुकी है तो दूसरी अपील कहां होगी? उच्च न्यायालय में सुनता है। यदि उपरोक्त न्यायालय द्वारा मृत्युदंड देने की घोषणा की गई है तो वह व्यक्ति चाहे अपील करे या नहीं करे, उच्च न्यायालय द्वारा दंड की पुष्टि किए बिना दंड नहीं दे सकता। यदि किसी सत्र न्यायाधीश ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया है तो अपने आप उसको हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, फिर क्योंकि ये पावर है नहीं उसे। इसी में सिविल न्यायालय में बोला था कि जिनमें अधीनस्थ न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय के स्तर पर पहली अपील की जा चुकी है, दूसरी अपील कहां होगी? उसकी हाईकोर्ट में होगी। लास्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 323 तथा अनुच्छेद 323 खा, दोनों का और खा के अधीन स्थापित प्रत्येक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उस राज्य के न्यायालय खंडपीठ समक्ष अपील की जा सकती है। उस राज्य के न्यायालय के खंडपीठ समक्ष भी अपील की जा सकती है। कुछ अन्य मामले में भी, जैसे सहायक सत्र न्यायाधीश, महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य मजिस्ट्रेट के निर्णयों से जुड़े वे मामले जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता में अपील हेतु क्या है विनिर्दिष्ट हैं, वो भी आपराधिक मामले में सीधे हाईकोर्ट में आ सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा अंतर बता दिया था टेबल में, कंफ्यूजन आपको नहीं हो। अब यहां आ जाते हैं, राज्य में स्थित सभी अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है तथा इन अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। भारत के उच्च न्यायालयों में जैसे इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और पटना उच्च न्यायालयों में एक न्यायाधीश के खंडपीठ के निर्णय की उसी उच्च न्यायालय में उससे बड़ी खंडपीठ में अपील की जा सकती है। इस प्रकार की अपील को लेटर्स पेटेंट की अपील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटर्स पेटेंट की। मतलब जैसे भारत में जो कुछ उच्च न्यायालय हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता है, मद्रास है, पटना है, में एक न्यायाधीश की यदि खंडपीठ ने कोई फैसला दिया है तो उसके खिलाफ आप जो है बड़ी खंडपीठ में अपील कर सकते हैं। इस प्रकार की अपील को लेटर्स पेटेंट की अपील कहते हैं। अधीक्षण संबंधी अधिकारिता, अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में अधिकारिता दी गई है। इस शक्ति में न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधिकरण शामिल हैं। यह अधिकारिता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर लागू होती है, चाहे उन न्यायालयों के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय सुनता हो या नहीं। अपवाद स्वरूप सशस्त्र बल से संबंधित न्यायालय या अधिकरण पर यह अधिकारिता लागू नहीं होती है। इस अधिकारिता के अंतर्गत उच्च न्यायालय निम्नलिखित कदम उठा सकता है: वकीलों, लिपिकों तथा शेरिफ आदि को मिलने वाली फीसों की सारणी निर्धारित कर सकता है। न्यायालय की पद्धति कार्रवाई के विनियमन के लिए साधारण नियम व प्रारूप बना सकता है। न्यायालयिक अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप निर्धारित कर सकता है। अधीक्षण संबंधी अधिकारिता मतलब समझ लीजिए 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में अधिकारी दी गई, जो उसके नीचे के न्यायालय हैं, जो सबऑर्डिनेट न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय आदि हो गया। इस शक्ति में न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण जो क्या है इसमें शामिल हैं, और यह अधिकारिता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर क्या है लागू होती है, चाहे उन न्यायालयों के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय सुनता हो या नहीं सुनता हो, लेकिन ये लागू सब पर होगी। अपवाद सिर्फ एक ही रहेगा कि सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालय अधिकरण पर यह अधिकारिता लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 228 के तहत विधि के सारवान प्रश्न, अनुच्छेद 228 के तहत विधि के सारवान प्रश्न के निहित होने की दशा में वह अधीनस्थ न्यायालय के मामले को अपने पास मंगवा सकता है। इसके अंतर्गत मामले को स्वयं ही निपटा सकता है। वह विधि के सारवान प्रश्न का निर्धारण करके उस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ मामला वापस उच्च न्यायालय को लौटा देगा और वह न्यायालय इस निर्वाचन के आलोक में उस मामले को निपटाएगा। यदि विधि का सारवान प्रश्न को स्वयं निपटा सकता है या विधि के सारवान प्रश्न का निर्धारण करके उस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ मामला उस न्यायालय को क्या कर सकता है, लौटा देगा जिस न्यायालय से उसने लिया था, जो सत्र न्यायालय होगा, जो जिले का होगा। अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियां, 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त है। उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यवाही और कार्य लिखित रूप में होते हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा के निर्णय को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। ये निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में क्या होते हैं, मान्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 215 जिसको अधीनस्थ न्यायालय का दर्जा मिला है,
और यही 129 में आपकी सुप्रीम कोर्ट ने मिला है। से या सो नो? अब न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 आदि से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नियमित होती है। मूल संविधान में कहीं भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें असंवैधानिक अथवा अमान्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती है। संवैधानिक वैधता के विषय में विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन, भाग 3 है ना, फंडामेंटल राइट 3 में है, ये गलत लिखा है, भाग 3 है, यहाँ थोड़ा सुधार लीजिए आप। जिस प्राधिकरण द्वारा यह तैयार किया गया यह उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है और संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें मुख्यतः है न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, न्यायाधीश की प्रोन्नति या निलंबन का आदेश देना, न्यायाधीशों की वरिष्ठता कम करने या सेवानिवृत्ति की सिफारिश देना आदि शामिल है। न्यायालयों की स्वतंत्रता की हम बात करें, न्यायालयों की हम स्वतंत्रता की बात करें तो न्यायालयों निम्नलिखित प्रावधान की स्वतंत्रता से संबंधित किया गया। पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक परामर्श मंडल कॉलेजियम है ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जो कि राजनीतिक हस्तक्षेप से परे है। कार्यकाल इनका 62 वर्ष की आयु तक है, सुरक्षा दी गई है तथा इन्हें अपने पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है, कठिन है, क्योंकि साबित कदाचार के आधार पर उन्हें संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इतने आसानी से इनको नहीं हटाया जा सकता है। वेतन आदि की बात बता दी तो वित्तीय आपात 360 की स्थिति को छोड़कर उच्च न्यायालयों के वेतन व भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 229 के तहत न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। अवमानना पर दंड अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय घोषित करते हुए अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति रखता है। आचरण पर बहस नहीं। अनुच्छेद 221 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन से संबंधित किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी, महाभियोग प्रक्रिया को छोड़कर। कार्यपालिका के हस्तक्षेप में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 220 के तहत सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है वो, उच्च न्यायालय में, अधिकरण वगैरह में नहीं। अनुच्छेद 229 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायालय के अधिकारों व सेवकों की नियुक्ति क्या कर सकता है। 229 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सकता है। भारत के उच्च न्यायालयों की लिस्ट आपके सामने हमने दे दी है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोलकाता 1862 में स्थापित हुआ। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है और मुख्य पीठ या इसकी खंडपीठ जो कोलकाता है, कोलकाता के अलावा पोर्ट ब्लेयर भी है। मुंबई 1862, महाराष्ट्र दादरा व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप और गोवा। मुंबई में जिसका मेन हेडक्वार्टर है, साथ में नागपुर, पणजी व औरंगाबाद, जिसका नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पर उसकी खंडपीठ है। नागपुर में खंडपीठ है, पणजी में है और कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। मद्रास भी 1862 में है। तमिलनाडु और पुदुचेरी उसका अधिकार क्षेत्र में आते हैं। चेन्नई में इसका वो है आपका मुख्य, इसके खंडपीठ नहीं है मद्रास का कोई। ठीक है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और इसका लखनऊ में खंडपीठ है। बाकी इलाहाबाद आप जानते हो, प्रयागराज जिसका नाम, वहां पर इसका हाई कोर्ट है, उसका मुख्यालय आप कह सकते हैं, मुख्य पीठ उसका प्रयागराज है। कर्नाटक 1884 में है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। मुख्य पीठ जो है इसकी पटना 1916 में है। बिहार पटना में ही इसका मुख्यालय है। जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय जो है, जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है ये, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, इसका नाम बदल दिया आप। 1988 में स्थापित हुआ। जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख इसका क्षेत्र है। श्रीनगर व जम्मू में इसका वो है मुख्य पीठ है, इसकी खंडपीठ नहीं है कोई। मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। इंदौर व ग्वालियर इसकी खंडपीठ है और मध्य प्रदेश वाला 1936 में स्टैब्लिश हुआ था।
पंजाब हरियाणा 1947 में, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, चंडीगढ़ में मुख्य पीठ है, खंडपीठ कोई है नहीं। गुवाहाटी 1948 में, असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, 4 हैं इसमें, असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। और इसका मुख्य पीठ है गुवाहाटी, जबकि इसकी जो खंडपीठ है वो कोहिमा में है, ईटानगर में है। ईटानगर राजधानी अरुणाचल प्रदेश की है, कोहिमा नागालैंड की है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। में तीनों राज्यों में खंडपीठ है। और साथ में और अगरतला और शिलोंग में सर्किट बेंच है। अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा की, और शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। ठीक है, में सर्किट बेंच है। ठीक है, अब चूंकि ये नए नए राज्य बन गए इसलिए हटा दिया गया। मेघालय 2013 में बन गया तो शिलोंग मुख्य पीठ बन गई। पहले ये किसी में थे, गुवाहाटी में थे। मणिपुर की भी कहां बन गई, इम्फाल में 2013 में बन गया। त्रिपुरा का कहां हो गया, अगरतला में हो गया। ये तीनों देख लो आप, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, शिलोंग, इम्फाल, अगरतला। तो ये यहां से हट जाएंगे। ये देखिए आप, अगरतला त्रिपुरा कैपिटल है, शिलोंग मेघालय की थी। ठीक है, तो ये अलग स्थापित हो गए। हाँ हाँ हाँ, इम्फाल, हाँ, इम्फाल में कुछ नहीं था, इम्फाल में कुछ नहीं था, बट इम्फाल भी पार्ट ही था पहले जी। इम्फाल भी, मणिपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बड़ा चर्चा में है, मणिपुर में है वहां पर। और फिर उसके बाद तेलंगाना बना 2018 में, जो हैदराबाद में बना। सबसे लेटेस्ट यही है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट 2018 का तेलंगाना है। फिर ये हो गया आपका जी। अब उड़ीसा देख लो तो कटक में है, और राजस्थान 1949 जोधपुर में है, और जयपुर में खंडपीठ है। जबकि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो ये ऐसे जरूर देखिएगा जो राजधानी की अलग खंडपीठ है, जैसे कटक है, जोधपुर है, आंध्र प्रदेश का अमरावती है, केरल का जो है एर्नाकुलम है, कोच्चि में है, राजधानी त्रिवेंद्रम है। जबकि गुजरात में अहमदाबाद में ही है, राजधानी गांधीनगर है। हिमाचल का शिमला में है, दिल्ली का दिल्ली में है, सिक्किम का गैंगटोक में है, 1975 का है, सिक्किम का बहुत पुराना है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है, उत्तराखंड का नैनीताल में है, झारखंड का जो है रांची में है, और मेघालय शिलोंग में है, मणिपुर इम्फाल में ये है। तो ये आज अपन ने उच्च न्यायालय किया है। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।